अ, एक आर्टिकल है जिसे पब्लिश किया गया 24 नवंबर। अब इस आर्टिकल के अंदर हमें यह बताया गया है कि सरकार की तरफ से नए 4 लेबर कोड संहिताएं नियम लागू कर दिए गए हैं। आप सबको पता होगा कि पहले जो कोड्स हुआ करते थे वो इतने लेंदी थे। कई तो कोड या जो लेबर कोड्स थे वो 1930s तक के पुराने कोड्स थे, यानी कि 1930 के जो ब्रिटिश सर्स के समय बने हुए नियम कानून थे उनसे काम सरकारें चला रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन 29 कोड्स को मर्ज करके 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया है। पहले एक एक करके इन चारों कोड को हम देख लेते हैं। इन कोड का सीधा संबंध इंडस्ट्री से है, श्रमिकों से है, उनके सोशल सिक्योरिटी से है और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी से भी है। ठीक है, तो पहला कोड जो है 2019 में इन कानूनों को कानूनी रूप दे दिया गया था, लेकिन इन्हें नोटिफाई नहीं किया गया था, इन्हें लागू नहीं किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इन्हें लागू भी कर दिया गया है 3 दिन पहले। तो अब इन्हें प्रॉपर यानी कि प्रॉपरली अब इन कानूनों का लाभ हमारे देश के अंदर जो वर्कर्स होंगे, जो काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो इनका बेनिफिट ले पाएंगे और जो एक रिजिड स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर से वो बाहर निकलकर एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला है कोड ऑन वेज 2019। तो 2019 का कोड ऑन वेज ये लागू किया गया है, यानी कि वेजेस को लेकर जितने भी लॉज थे उन्होंने एक यूनिफाइड लॉ बना दिया एक ही जगह पर। अब वेज के लिए अलग अलग लॉज नहीं है, अब वेज का एक ही कोड होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन के जितने भी लॉज थे उन्हें भी कंसोलिडेशन करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और याद रहे वो बच्चे जो इस बार ईपीएफओ का एग्जाम देंगे उन्हें इन 4 कोड्स के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। याद रहना, अभी जो 30 तारीख को एक एग्जाम होगा ईपीएफओ का, वहां पर लेबर कोड से संबंधित सवाल बिल्कुल आते हैं। सेकेंड, थर्ड आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटीज आपको पता ही है, जैसे आपका ये पेंशन हो गया, ईपीएफओ हो गया, इस तरीके की चीजें आती हैं जिसके अंदर, तो उसको लेकर भी एक कोड था 2020 का। और तीसरा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 कोड थे जिन्हें हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला कोड देखिए आप, कोड ऑन वेज 2019 का कोड है, यानी कि कोड मतलब होता है एक तरीके की संहिता, एक नियम कानून जिसके अंतर्गत आपको वेजेस मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा कि हमने 4 पुराने लॉस का एमालगेट्स किया है, ये मतलब 4 पुराने कानून जो थे उनको मर्ज करके अब एक यूनिफाइड कानून बना दिया। नेशनल फ्लोर वेज एज अ मिनिमम बेसलाइन। देखो भाई, अब भारत के अंदर न्यूनतम वेतन की एक बेसलाइन बनाई जाएगी कि इससे नीचे नौकरी पर रखना ठीक नहीं होगा, यानी कि वो कानूनी रूप से सही नहीं माना जाएगा। तो भारत के अंदर किसी भी श्रमिक को एक न्यूनतम सैलरी दिलाने के लिए बेसलाइन बनाएंगे। ठीक है। सेकंड, वेज इंक्लूड्स बेस। जब आप कभी वेज की बात करेंगे तो इसी के अंदर जैसे कोई कहता है वेतन, तो वेतन के अंदर बेसिक पे भी आएगा, डियरेंस अलाउंस भी आएगा, रिटेनिंग अलाउंस भी आएगा, यानी कि जो आपको वेतन दिया जाएगा उस वेतन का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके की संरचना होगी, वो भी इसके अंदर तय किया गया है। ओवर टाइम एटलीस्ट ट्वाइस नॉर्मल वेज। एक बात तो ध्यान रखने की बात है कि अगर किसी भी संस्था के अंदर किसी भी व्यक्ति से ओवर टाइम कराया जाता है, ये निजी संस्थाओं और सरकारी संस्था दोनों पर लागू होगा, तो उन संस्थाओं में ओवर टाइम करने वाले लोगों को जो उनको सैलरी मिलती है उसका 2 गुना मिलेगा। मान लीजिए सामान्य आपको 1 घंटे के 400 रुपए मिलते हैं, तो ओवर टाइम में उसके आपको 800 रुपए मिलेंगे। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। फिर क्या गया, वर्किंग आवर्स 8 से 12 घंटे के प्रतिदिन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि मैक्सिमम एक वीक के अंदर 48 घंटे ही काम कराया जा सकता है। 48 आवर्स मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड यहां पर है द टाइम लिमिट्स फॉर द वेज पेमेंट एंड मैंडेटरी वेज स्लिप इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल। अब यहां पर यह भी कहा गया
कि वेतन भुगतान की एक समय सीमा भी होगी। ऐसा नहीं कि वेतन कभी भी काम कराया जून में और अब वो सैलरी मांग रहा है पिछले जून की, ऐसा नहीं। तो वेतन भुगतान की एक समय सीमा भी तय करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आप उसे एक कहते हैं पे स्लिप मिलनी चाहिए उसे, तो पे स्लिप देने का भी प्रावधान इस कोड के अंदर कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखें ये इस तरीके के, जो मैं फिर से कह रहा हूं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेजेस। तो पहला तो ये हो गया। ठीक, 2019 के अंदर इस संहिता को बनाया था, लागू नहीं किया गया था, लागू अभी किया, सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है इसे। आइए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का ये कानून है। 9 सोशल सिक्योरिटी लॉस को इन्होंने कवर किया है। 9 सोशल सिक्योरिटी, पुराने 9 लॉस थे उनको मर्ज कर दिया। अब मर्ज करके उन्होंने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या कहा। पहला तो डिफाइंस गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टैब्लिश्ड। पहले तो गिग वर्कर की क्या परिभाषा होगी, ये परिभाषा दी गई। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो लोग गिग वर्कर्स हैं उनके स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे उनको इंश्योरेंस के लिए, पेंशन के लिए ये फंड बनाएंगे, ये बात भी कही। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज गेट ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर। कोई अगर ऐसा एम्प्लॉय है जो नियमित रोजगार में आपके यहां काम करता है, तो पहले उसको ग्रेचुटी मिलती थी 5 साल के बाद। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी एक प्रकार का, हम ये कह सकते हैं सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला एक तरीके से काम। जब आप छोड़ देते हैं किसी संस्थान के बाद, तो उसके बाद एक फंड होता है, एक पैसा होता है, वो आपको संस्थान की तरफ से दिया जाता है कि आपने संस्थान के लिए इतना अच्छा काम किया, उसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि पहले ये ग्रेचुटी मिलती थी 5 साल, यानी किसी संस्थान में अगर आप 5 साल काम करोगे तो उसके बाद वो आपको एक रिटायरमेंट, या आप कह सकते हैं कि काम छोड़ने के बाद एक राशि देंगे, अमाउंट देंगे। लेकिन अब वो अमाउंट आपको 1 साल बाद ही क्लेम कर सकते हो, यानी कि 1 साल तक आपने किसी संस्थान के लिए काम किया तो आप ग्रेचुटी पाने के हकदार हो जाओगे। इज इट क्लियर? चलिए, ईपीएफओ कवर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट विद द 20 एम्प्लॉइज। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भैया 20 एम्प्लॉय से ज्यादा रखती है तो उन्हें अपने एम्प्लॉइज को ईपीएफओ की सुविधा देनी पड़ेगी। ईपीएफओ एक तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं जो भविष्य के लिए होते हैं, जिसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉय से लिया जाता है और कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो एक एम्प्लॉयर से लिया जाता है। तो वो भी सुविधा इसके अंतर्गत आई, इससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। ESIC coverage expanded includes hazardous occupation with even one worker। इन्होंने कहा कि भैया कई बार ऐसा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अब कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस छोटा है, मोटा है, इस तरीके से कई लोग इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो उनको भी कहा कि भैया अगर आपकी संस्था या आपकी कंपनी, कोई आपकी दुकान, कोई भी चीज है वो हजार्डियस काम करती है, खतरनाक काम कराती है, तो उन्हें ESIC की कवरेज दी जाएगी। यानी कि उनको फिर आपको भले ही एक लोगों की ही एक ही लोग एक एम्प्लॉय होगा, लेकिन उसको अगर खतरनाक काम करता है, जैसे पटाखे फैक्ट्री में काम करता हो, जल जाएगा, तब फिर कैसे, तो उनको फिर इस तरीके की सुविधाएं भी ESIC वगैरह दिया जाएगा, ये भी है। ठीक है, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इन्होंने कहा एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि भैया सब चीजें आसानी से लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। अगर किसी को वादा किया गया कि उसका इलाज कराएंगे, उसे मैटरनिटी बेनिफिट देंगे या क्यों किसी भी तरीके की सुविधाएं देंगे, तो वो सुविधाएं उस तक सुनिश्चित होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है, जहां आप जाकर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के इस कोड। इस कोड के अंदर जो प्रावधान किए गए वो किए गए 3 मेजर इंडस्ट्रियल लॉस को इसने मर्ज किया। पहला, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड। इन्होंने क्या कहा है कि भैया देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहां फिक्स्ड टर्म
एक निश्चित समय सीमा के लिए, ठीक है, रोजगार देने हैं, तो आप दे सकते हैं कि भाई हमने 5 साल के लिए रखा, 10 साल के लिए रखा, इस तरीके के रोजगारों में लोग अगर है तो उनको दिया जा सकता है। ठीक, एक इसमें और अप्रूवल दी गई है कि कई बार पहले ना ले ऑफ होता है। ले ऑफ क्या होता है? जब बड़ी मात्रा में कंपनियां अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर देती, तो वो छटनी की संख्या पहले 100 होती थी। इन्होंने कहा कि 100 अगर छटनी कर रहे हो 100 लोगों की, तो आप कर सकते हो। 100 से ज्यादा लोगों की छटनी पर आपको सरकार से पूछना पड़ता था, तब आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकते थे। लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, यानी कि कोई भी संस्था 300 से अधिक कर्मचारियों को अपने काम से निकाल सकती है बिना सरकार से पूछे हुए। ठीक, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन है चूंकि, तो यहां पर एक लीगल स्ट्राइक्स की भी बात करी गई कि अगर किसी को कानूनी हड़ताल करनी है तो उन संस्थाओं को पहले 60 दिन पहले यह सूचना देनी पड़ेगी उस संस्था को जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन करना चाहते हैं या जो भी है सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं। तो हड़ताल के लिए आपको 60 दिन पहले ही नोटिस देनी पड़ेगी, और फिर इसका जवाब भी उस कंपनी को 14 दिनों के अंदर उत्तर के तौर पर देना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या है, या आगे बढ़ा लीजिए। तो 14 दिनों के अंदर आपको उत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है, नेगोशिएशन यूनियंस और काउंसिल डिफाइंड लिमिट पावर्स ऑफ द स्मॉल यूनियंस। इन्होंने ये बात भी कही है कि जो जैसे कई सारी संस्थाएं होती, इनकी किन की बात आप सुनोगे, तो किसकी बात सुननी है, इसको लेकर भी यहां पर कहा गया कि नेगोशिएशन यूनियन जो होगी वो मेजॉरिटी से तय होगी, यानी कि कोई भी संस्थाएं जहां पर समर्थन दे दिया जाएगा उस संस्था, किसी एक संस्था को चुनकर उससे, जिससे क्या होगा कि बड़े हिस्से में अलग अलग लोगों से बात ना करनी पड़े। तो एक नेगोशिएटर एक ही बनेगा, उसके पीछे संस्थाएं हो सकती है, उन्हें समर्थन देकर किसी एक मेजॉरिटी पर्सन को चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे सबसे आखिरी कोड पर। यह सबसे जरूरी कोड भी है। इसे हम कहते हैं ओश, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो 2020 का ये कोड है। इस 2020 के कोड में 13 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज थे उनको आपस में मर्ज कर दिया गया, 13 सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं इनका जैसे इन्होंने क्या कहा है कि पहले फैक्ट्री लाइसेंस थ्रेशोल्ड इंक्रीज 10 to 20 विद पावर और 20 to 40 विदाउट पावर। इन्होंने कहा किसी भी संस्था के अंदर 10 कर्मचारी होते थे, जहां पर पावर का काम होता है, बिजली का काम, तो वहां लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उसे बढ़ाकर 20 कर दिया गया कि 20 हैं तब लाइसेंस लेने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई संस्था 20 से 40 हो गई है, यानी कि अगर कोई संस्था जहां पर बिजली से संबंधित काम नहीं होता या बिजली पर आधारित काम नहीं होता, तो वहां पर 40 लोगों की संख्या कर दी गई कि 40 लोगों तक आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नॉर्म्स थ्रेशोल्ड 50 वर्कर्स, और इन्होंने ये कहा है कि 50 श्रमिकों तक आपको जो लेबर नॉर्म्स हैं उन लेबर नॉर्म्स को लागू करना, उसकी भी सीमा तय कर दी गई कि 50 श्रमिकों तक आप रख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर को। विमेन कैन वर्क नाइट शिफ्ट, महिलाएं रात में भी आप महिलाओं से काम करा सकते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का आपकी जिम्मेदारी होगी ये चीज। दूसरा, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, आप किसी को भी अपने यहां नौकरी पर रखते हैं तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको देने पड़ेंगे। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, सेफ्टी कमिटीज फॉर द लार्ज एस्टैब्लिशमेंट, और यह भी कहा गया कि अपने कर्मचारियों की निःशुल्क, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने यहां पर निःशुल्क जांच करवाएंगे, उनका हेल्थ चेकअप करवाएंगे, सो दैट पता चल सके कि उनकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये था, मैंने आज आपको बताया कि इनसे रिलेटेड आपने प्रॉपर नोट्स बना लेने। इसकी पीडीएफ अभी आफ्टर द क्लास यू विल गेट द पीडीएफ, एंड फिर हम मिलेंगे कल और इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो वाकई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो प्रीलिम्स कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करता रहूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट भी कर देना कि कैसे, हाउ वाज द क्लास। पीडीएफ अभी आप तक आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।